लक्ष्य को अगर आपके साथ काम करने वाला आपका कोई साथी या आपका कोई कलीग आपके बारे में ये कहे कि आपके पास बैठने के बाद उल्टी करने का मन करता है, तो आप उस शख्स के बारे में क्या सोचेंगे? आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि वो शख्स आपको पसंद नहीं करता है। शायद आप उसके साथ बातचीत बंद कर दें, किसी भी तरह का जो भी संबंध होगा उसे आप खत्म कर देंगे। लेकिन इसी तरह का बयान नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद दो पार्टी के नेताओं के बीच में दी गई हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? दरअसल नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता में मौजूद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के अहम मंत्री ने इसी तरह का बयान पूरे एनसीपी अजित पवार गुट को लेकर कहा है, और वो भी तब जब आने वाले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या महाराष्ट्र चुनाव में आगे जाकर और भी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि मेरी जो 3 थियरी है इसी तरह के बयान देने के पीछे, क्या वो सच में माहौल खराब है, या किसी दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। आइए इस सब पर चर्चा करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक का जरूर देखना। बहरहाल शुरुआत करते हैं इस पूरे मामले को समझते हुए। आपको पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे। जब उन्होंने बगावत की थी अपने कई विधायकों के साथ, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ सत्ता में गए थे। तब उन्होंने कहा था वो 2 चीजों से परेशान है। एक तो ये बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व, वो उसे आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। साथ ही साथ वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अजित पवार और उनके गुट के जो नेता है वो उनके पैसे, क्योंकि वित्त मंत्रालय महाविकास आघाड़ी में अजित पवार के पास था, तो हमारे जो भी फंड है उसे क्लियर नहीं करते और हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। ये बात करते हुए वो सत्ता से अलग हुए और वो भाजपा के साथ गए, और वो सत्ता में फिर से आ गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। 1 साल बाद अजित पवार भी शामिल हो गए, जिसके बाद से सवाल उठने लगा था कि भाई क्या वाकई हिंदुत्व के मुद्दे के लिए, या फिर एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ गए थे, या फिर ये केवल केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए क्या था। ये मामला लगातार चलता रहा है, और इस सब के बीच में एक नेता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, उनका नाम है तानाजी सावंत। ये कैबिनेट मंत्री है और उनकी ओर से बयान दिया गया है। उनकी ओर से जो बयान दोस्तों दिया गया है उस पर उन्होंने खुले मन से कहा है कि हम इतने साल से राजनीति में हैं, कांग्रेस एनसीपी के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं उनके साथ कैसे बैठता हूं कैबिनेट में, मेरे पास में किसी एनसीपी नेता के साथ बैठता हूं, मीटिंग खत्म होती है तो बाहर जाकर मैं उल्टी करता हूं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम आगे बात करते हैं। सुनिए तानाजी सावंत ने पूरे एनसीपी अजित पवार गुट को लेकर क्या बयान दिया। कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव जसं एनर्जी म्हणतोय, पुढे खाली उलट्यावर चालवतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। तो ये जब बयान सामने आया है दोस्तों, ये चुनाव से ठीक पहले आया है, यानी आने वाले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और सरकार में 3 लोग मौजूद हैं, यानी भाजपा तो है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और साथ ही साथ अजित पवार की एनसीपी है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ एक तरीके से वित्त मंत्रालय संभालते हैं। एक अहम किरदार महाराष्ट्र राजनीति में है, और ऐसे में उनके ही साथ जो गठबंधन में पार्टी है उनके नेताओं की ओर से ये कहा जाना कि उन्हें उल्टी आती है एनसीपी के नेताओं के साथ बैठने के बाद, तो इसके बाद जाहिर सी बात है जो मामला है ये अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट के कुछ लोग ने कहा है कि तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं होता है तो अजित पवार को निकाल देना चाहिए। लेकिन अजित पवार से जब इस पर सवाल पूछा गया तो कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो 3 पार्टियां हैं, कभी हम देखते हैं एकनाथ शिंदे मंच पर होते हैं तो अजित पवार या देवेंद्र फडणवीस गायब होते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस होते हैं तो ये लोग गायब होते हैं। यानी कि ये जो 3 पहिए की सरकार चल रही है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, इसके पीछे 3 ऐसे मुद्दे मुझे लगते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाना जरूरी है। 3 मुद्दे हैं और उसमें से कौन सी थ्योरी सही आपको लगती है ये आप बताइए। लेकिन ये जो बयान दिया गया है इसके पीछे 3 में से कोई एक कारण हो सकता है। पहला कारण यह है कि हमने देखा है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की
बहुत बड़ी प्रतिमा जो थी, केवल 8 महीने पहले महाराष्ट्र के कोकण में सिंधुदुर्ग में उसे प्रधानमंत्री मोदी के सामने उसका अनावरण किया गया था। वो पिछले हफ्ते वो प्रतिमा ढह गई, वो प्रतिमा टूट गई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में ये मुद्दा बहुत बड़ा बना है। करोड़ से बना है। प्रधानमंत्री आते हैं और जो प्रधानमंत्री और उनके नेता आर्मी नेवी की बात करते हैं, बात करते हुए नहीं थकते हैं, वो इस पूरी चीज के लिए नेवी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मामला बड़ा बनता है और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन अब भी जारी है। ऐसे में हो सकता है, पहली जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि ये जो बयान दिया गया है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये बयान दिया गया है, क्योंकि आज देखिए मैं आपसे चर्चा करने लगा हूं। मैं आपसे आज छत्रपति शिवाजी महाराज पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र में कई ऐसी मराठी चैनल और खबर है जहां पर इसे हेडलाइन बनाया जाएगा, तो क्या उस हिसाब से ये वाला बयान जानबूझकर दिया गया है, लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए? ये रहा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 दोस्तों यही है कि क्या वाकई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एनसीपी अजीत पवार से छुटकारा चाहती है और इसीलिए ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं ताकि एनसीपी गुस्से में आ जाए और निकल जाए? इसके मैं आपको कारण बताता हूं। जैसे कि कभी लोकसभा चुनाव है, 48 सीटों में से जो महायुति यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और साथ ही साथ अजीत पवार की एनसीपी जो है, ये मिलकर केवल 17 सीटों पर ही जीत पाई थी और इसमें तो अजीत पवार केवल 1 सीट पर जीत पाए थे। उस समय आरएसएस का मुखपात्र है दोस्तों द ऑर्गेनाइजर, उनकी ओर से एक लेख लिखा गया था कि महाराष्ट्र में जो हार हुई है उसके लिए अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नाराज है, वो डिमोटिवेट हुए हैं। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और ऐसे में अजीत पवार को साथ लेकर चलना ये उनके खिलाफ जाता है और इसलिए ये जो महाराष्ट्र में हार हुई है इसका ठिकरा इन्होंने अजीत पवार पर फोड़ा था। अब क्या इसको आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस ने तो कह दिया तब एकनाथ शिंदे से, क्या उनकी डील हो चुकी है कि आप भी कहिए ताकि ये अलग हो जाए और फिर हम हिंदुत्व के बारे में बात करते नजर आएंगे। अजीत पवार अपनी राह कुछ सुन सकते हैं, उसके अनुसार ये सारा बयान दिया गया है। ये है थियरी नंबर 2। और थियरी नंबर 3 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थियरी नंबर 3 दोस्तों ये है कि अजीत पवार को आप देखेंगे तो आप आजकल वो मुस्लिम के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जीशान सिद्दीकी जो है वो अजीत पवार के साथ नजर आए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जीशान सिद्दीकी उनकी पार्टी में भी शामिल हो जाए। अभी फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। अजीत पवार अपनी आउटरीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, महिला वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लाडली बहन योजना लेकर वो आए हैं। ऐसे में क्या एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है कि अजीत पवार को इस गठबंधन से बाहर निकाला जाए? अब आप सुनिएगा ये कि हिंदुत्व के नाम पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी और महाविकास आघाड़ी के वोट में सेंध डालने के लिए अजीत पवार को अलग चुनाव लड़ाया जाएगा। उससे ये होगा कि वो कहेंगे कि देखिए हमें ये पसंद नहीं आया, हम अलग हो गए, अब हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो थोड़ा मुसलमान भी उनको वोट देंगे, महिला भी उनको वोट देगी। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ वाले लोग हैं उन्हें भी लगेगा कि चलिए ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं तो वो भी साथ में आ जाएंगे। तो क्या इस स्ट्रेटेजी के तहत इस तरह के बयान दिए गए हैं ताकि अजीत पवार गुट अलग हो जाए? इसके लिए उनके नेता बयान भी दे रहे हैं। क्या ये मामला आगे भी बढ़ेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो अहम मुद्दा है वो यही है दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज नए बदलाव देखने मिल रहे हैं। 2-3 महीने में चुनाव है, कभी शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर जाती है, कभी हमने देखा है कि बदलापुर में जो घटना होती है उसकी वजह से सरकार बैकफुट पर रहती है। तो शायद इन्हीं सभी मुद्दों के बीच में एक नया मुद्दा मिल गया है जो कम से कम सरकार के लिए सिरदर्द तो बनता हुआ नजर आ गया। कोई बदलाव देखने मिलता है। ये तानाजी सावंत की ओर से जो है बयान दिया गया है उसे शिवसेना दरकिनारा कर ये केवल उनका ये निजी बयान बताती है। लेकिन अगर वो ऐसा करती भी है तो क्या एनसीपी नेता इससे खुश हो जाएंगे? क्या वो चाहेंगे कि कोई कार्रवाई हो? और ये सारी चीजें चुनाव से 2 महीना पहले हो रही है तो इसका कितना असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में और भी क्या ट्विस्ट आने बाकी हैं? शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।